हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेस संतृप्ति क्या चीज़ है। बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्म, तो वो कुल विनिमय भस्म कौन कौन से आयनों को कहेंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायन या धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करते हैं को प्रदर्शित करती है। यह प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलाइडी संकीर्ण पर विनिमय भस्म से संतृप्त होती है। बेस संतृप्त को हम इस सूत्र से प्रदर्शित करेंगे, या हम कहें कि प्रतिशत बेस संतृप्ति किसको कहेंगे? प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति सूत्र अपना हो जाएगा बराबर कुल विनिमयशील भस्म बटा धनायन विनिमय क्षमता और गुणा 100 या इसी सूत्र में हम ये कर सकते हैं कि प्रतिशत बेस संतृप्ति को कहेंगे V। क्या कहेंगे? V बराबर है कुल विनिमयशील भस्म, वो है 100S, और विनिमय धनायन विनिमय क्षमता है T। कौन सा T? कैपिटल T। तो V तो गई प्रतिशत बेस संतृप्ति, S हो गया कुल विनिमय भस्म, ऊपर होएगा विनिमय भस्म और नीचे होगा धनायन विनिमय क्षमता या CEC के किसको बोलेंगे अपन? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब है अगला, ये तो गया सूत्र हमें याद करना है। अब अगला अपना है ये, इसमें CEC किसको बोला? CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता। तो धनायन विनिमय क्षमता काम नहीं कर रहा थोड़ा, अभी कुल विनिमय भस्म में अंतर CEC तथा कुल विनिमय भस्म में अंतर, तो CEC तो है T और कुल विनिमय भस्म है S। इन दोनों में अंतर असंतृप्ति की सीमा या मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा प्रदर्शित करेगी। ये T-S बटा असंतृप्ति की सीमा या मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा। यदि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्त 80% है, तो इसका अर्थ ये है कि उसकी CEC का 4/5 भाग भस्मों से और 1/5 भाग H आयन तथा एल्यूमिनियम आयन से संतृप्त है। प्रतिशत भस्म संतृप्ति का मृदा pH से गहरा संबंध है। इस प्रतिशतता के अधिक होने से pH मृदा का है वो अधिक हो जाता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में भस्म संतृप्ति है वो भी भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न। जैसे उष्ण प्रदेशों की मृदा में कोलाइडी विलयन संकीर्ण पर भास्मिक धनायन अधिक वर्षा के कारण नीचे की ओर चले जाते हैं, यानी नीचे गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में चले जाते हैं, जिससे
कोलाइडी संकीर्ण पर कौन से आयन उपस्थित होते हैं? एच आयन। एच आयन ही अधिशोषित होंगे वहाँ, और मृदा का पीएच है वो कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर शुष्क प्रदेश हैं जिनमें वो मृदाएं जिनमें कोलाइडी संकीर्ण भाष्मिक आयनों से संतृप्त है, इसी कारण इनका पीएच क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। पीएच ज़्यादा होता है। वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम आयन से परिपूर्ण रहते हैं उसको हम भस्म संतृप्त मृदा कहते हैं, और ये कृषि के लिए उपयोगी होती है। जब इस संतृप्त मात्रा में कमी आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे भस्म कैसी हो गई है? असंतृप्त। तो मृदा कैसी है? भस्म असंतृप्त मृदा। अब आयन विनिमय का क्या महत्व है? आयन विनिमय का महत्व है, पहला कि पौधों को पोषक तत्व 4 हैं। कौन कौन से हैं इसमें? भस्म के रूप में है वही हैं। कौन से हैं? 4 जो भस्म के रूप में है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है अभी ये है अपना, तो पहला हो जाएगा पौधे को पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस आदि की प्राप्यता और अप्राप्यता को कौन प्रभावित करता है? आयन विनिमय। दूसरा है यह कोलाइडी क्ले पर उपयुक्त प्रकार से धनायन प्रदान करके मृदा संरचना को नियंत्रित करता है और स्थायी संरचना के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे ही मृदा निर्माण के प्रक्रम है। मैंने बताया मृदा की जो परतें हैं वो कितनी होती हैं? 7 परतें। तो जैसे क्ले खनिजों का विकास होता है तथा क्षेत्रीय और अंतरक्षेत्रीय मृदा निर्माण को भी ये ही धनायन विनिमय क्षमता ही क्या करती है? नियंत्रित करती है। ऐसे ही अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में सुधार में भी ये धनायन विनिमय क्षमता का ही महत्वपूर्ण रोल है। फिर 5वां है यह उर्वरकों के प्रभाव और उर्वरक प्रयोग को भी प्रभावित करता है। उर्वरकों का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ेगा और उर्वरक का उपयोग किस प्रकार किया जाए, ये भी धनायन विनिमय क्षमता पर ही निर्भर करता है। अभी चैप्टर ख़त्म हो गया। केवल महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जिस तत्व पर विद्युतावेश होता है उसको हम आयन कहते हैं, और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम धनावेशित होते हैं, इसलिए इनको कहेंगे धनायन। क्या कहेंगे? धनायन। और नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड जैसे आयन जिन पर ऋणावेश होता है उन्हें ऋणायन कहते हैं। अब नाइट्रेट को देखो आप, NO3-1। फिर है फॉस्फेट, PO4-3। ऐसे ही क्लोराइड है Cl-। ऐसे ही सल्फेट है SO4-2। तो ये सब पे क्या है यहाँ? ऋण और ऋणावेश, तो इसलिए ये कहलाएंगे ऋणायन। अब है धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक पृष्ठीय क्रिया है, सरफेस रिएक्शन है, पृष्ठीय क्रिया है ये। और किसी मृदा द्वारा कुल धनायन अधिशोषित होने की क्षमता को ही हम उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। किसी भी मृदा द्वारा कुल धनायन अधिशोषित करने की क्षमता, मिट्टी कुल कितने धनायन अधिशोषित कर रही है, वो ही मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है। जिस मृदा का अधिक धनायन विनिमय क्षमता होगी वह उतनी ही अधिक धनायन धारण करेगी।
दनायन विनिमय क्षमता मृदा में उपस्थित जो क्ले है, क्ले पर और कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है, क्ले और कार्बनिक पदार्थ। और दनायन विनिमय क्षमता मापने की इकाई का नाम है सेंटी प्रति मोल किलोग्राम। सेंटी प्रति मोल किलोग्राम, या यूँ भी कह सकते हैं सेंटी मोल प्रति केजी या सेंटी मोल किलो इनवर्स। दोनों तीनों मात्रक सही है, एक ही चीज़ है। क्ले खनिजों की दनायन विनिमय क्षमता 3 से 150 सेंटीमोल किलो इनवर्स के मध्य होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थ की दनायन विनिमय क्षमता या CEC 200 से 400 सेंटीमोल प्रति किलो के मध्य होती है। तो मतलब कहने का है कि क्ले से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों की CEC का मान ज़्यादा होता है। कुल दनायन विनिमय क्षमता का जितना मुख्य दनायनों द्वारा ग्रहित होता है उसे प्रतिशत क्षार संतृप्तता कहते हैं। कुल दनायन विनिमय क्षमता का जितना मुख्य दनायनों द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको संतृप्तता क्षार प्रतिशत या प्रतिशत क्षार संतृप्तता कहेंगे। दनायन विनिमय क्षमता से मृदा दनायनों के बंधन बॉन्ड और विनिमय की क्षमता का ज्ञान होता है या बोध होता है। यानी दनायन विनिमय क्षमता से ही हमें मृदा दनायनों का बंध बनाना और विनिमय की क्षमता का ज्ञान कराना किस पे निर्भर करता है? दनायन विनिमय क्षमता पर। अभी आप एबीसीडी के छोटे प्रश्न हैं या एक शब्द वाले हैं वो नहीं करके बाकी के सारे प्रश्न करो, और प्रश्न उत्तर करने हैं। कोई नोट्स बनाना चाहे तो वो भी अपना बनाए और मुझे अपनी फ़ोटो खींच करके इसी व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि मैं देखूं कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।